चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कभी कभी इंसान को ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है जो खुद खुशी से नहीं चुनता, बल्कि हालात उसे मजबूर कर देते हैं। मैं भी नाचने का काम करती थी और ये काम मैंने बिल्कुल भी अपनी खुशी से नहीं किया करती थी। मैं पैदा ही एक नाचने वाले के घर पर हुई थी और इसीलिए मजबूरी में मुझे नाचने का काम ही करना पड़ता था। मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढ़ूँ लिखूँ, कोई इज्जत से काम कर सकूं, लेकिन ये समाज हम जैसे लोगों को ना ही पढ़ने लिखने देता है और ना ही इज्जत से पैसा कमाने देता है। मेरी माँ ने मुझे एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाया तो वहाँ हर कोई मुझे देखकर एक ही बात बोलता, अरे ये तो नाचने वाली की बेटी है, इसका यहाँ क्या काम, इसे तो किसी शादी पर नाचने के लिए भेज दो ना। यहाँ तक कि मेरे टीचर भी मुझे न छोड़ते और मुझे नीचे नज़रों से देखते। मुझे सबसे पीछे बैठाया जाता, मैं कुछ सवाल करती तो डांट कर चुप करा दिया जाता। मुझे किसी काम में मदद चाहिए होती तो टीचर मेरी मदद ना करती और दूसरे बच्चे तो मेरे पास भी ना आते, जैसे मुझे कोई बीमारी हो जो उन्हें लग जाएगी। जबकि मेरा मसला सिर्फ इतना था कि मेरी माँ नाच गाना करने का काम करती थी। हाँ, मगर स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता तो मुझे ज़रूर पार्टिसिपेट करवाया जाता। मेरा नाच हमेशा से ही अच्छा था। मैं तो अपनी माँ के पेट में थी जब भी मैं नाच किया करती थी, इसीलिए यह मेरे खून में बसा हुआ था। मैं स्कूल के हर फंक्शन में खूब नाचती थी। एक दिन स्कूल के फंक्शन में मेरी माँ आ गई तो उसका सर शर्म से झुक गया। उसने मुझे वहीं से मार कर स्टेज से नीचे उतारा और कहने लगी, इसी काम से तो तुम्हें बचने के लिए स्कूल भेजा था। यहाँ आकर भी अगर तुम यही काम करती हो तो फिर स्कूल क्यों आती है। मैंने रोते हुए माँ से कहा कि मुझे तो मास्टर जी ने नाचने के लिए कहा था। माँ ने मास्टर जी को बुरा भला कहा तो उल्टा मेरी माँ पर बरस पड़े और कहने लगे, जो काम तेरी बेटी को आता है हम तो वही करवाएंगे ना। और फिर अब स्कूल में फंक्शन है तो कोई तो डांस तो करेगा ना, तो तेरी बेटी ही क्यों नहीं। अब इज्जतदार घराने की बच्चों को तो हम नाचने को कह नहीं सकते ना। ये सुनकर माँ का दिल बहुत दुखी हुआ और माँ ने मुझे स्कूल से भी उठा लिया और फिर मैं अपने घर में ही रहने लगी। लेकिन मेरे अंदर डांस करने का शौक पैदा हो गया, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि इस काम के अलावा कोई और काम ये दुनिया मुझे करने नहीं देगी। मैं कहीं भी जाऊंगी मेरी पहचान इसी नाम से होगी कि मैं नाचने वाली की बेटी हूँ। नाचना मेरा पेशा है। मैं माँ से छुप छुप कर नाचने लगी थी, क्योंकि माँ को अगर पता चलता तो वह मेरी हड्डियाँ तोड़ कर रख देती। माँ ना ही मुझे अपने साथ किसी महफिल में ले जाती और ना ही बगैर ज़रूरत घर से बाहर निकलने देती। माँ ने मुझे 7 पर्दों में छुपा कर रखा था ताकि दुनिया मुझे माँ के जरिए ना पहचाने और मुझे भी यही काम ना करना पड़े। लेकिन किस्मत ने मुझे इसी काम में निपुण बना दिया था। एक दिन माँ को बहुत तेज बुखार हुआ और 3 दिन के अंदर माँ चल बसी। पता चला कि माँ को डेंगू बुखार हुआ था और उसी वजह से माँ जान की बाजी हार गई थी। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। माँ की मौत पर मैंने बड़ी मुश्किल से मोहल्ले वालों को जमा किया था, क्योंकि कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। सबका यही कहना था कि एक नाचने वाले की आरती कौन उठाएगा। लेकिन जब मैंने खूब रोना धोना किया और हंगामा मचाया कि मेरी माँ हिंदू औरत थी और उनकी आरती उठाना मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है, तो कुछ शरीफ लोग आगे आए और माँ की आरती उठाई। माँ की चिता को आग लग चुकी थी और अब ना ही मेरे पास खाने के लिए पैसे बचे और ना ही घर का किराया देने के लिए। हमने सारी ज़िंदगी बहुत पैसा कमाया था, लेकिन हमने अपना घर नहीं खरीदा था, क्योंकि हमारे घर पर बदलते थे। मोहल्ले वाले हमें किसी एक घर में रहने ही कहाँ देते थे। जिसे भी मेरी माँ के काम का पता चलता वो पत्थर मार कर हमें मोहल्ले से निकाल देता। इसीलिए हम किराए के घर पर बदलते रहते थे। अब माँ चली गई तो एहसास हुआ कि अपना घर होना बहुत ज़रूरी होता है। मकान मालिक आकर सिर पर खड़ा हो गया। मैंने उससे कुछ वक्त का टाइम मांगा और फिर इत्तेफाक से अगली ही रात घर का दरवाज़ा बजा। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं। वो बड़ी सी गाड़ी पर आया था। मुझे देखकर
मेरी माँ का पूछने लगा। मैंने उसे बताया कि सितारा की मौत हो चुकी है। यह सुनकर उसके चेहरे पर कुछ परेशानी आ गई। फिर वह कहने लगा, उसने तो मुझे वादा किया था कि वह मेरे बेटे की शादी पर नाचेगी। मैंने तो अपने दोस्त यार को भी बता दिया था कि सितारा आकर नाचेगी। उसका नाच बहुत ही मशहूर है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास इसके अलावा कोई जवाब भी नहीं था। मैं दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसने अचानक ही दरवाज़ा पकड़ लिया और कहने लगा, तू कौन है? तू भी तो सितारा की जैसी ही दिखती है। अगर तू आकर नाचेगी तो मैं पैसे तुझे दूंगा। उसकी यह बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई कि मैं आज तक ऐसी महफिल में नहीं गई थी और ना ही मैं कभी किसी महफिल में नाच गाना किया था। लेकिन अब मुझे पैसों की ज़रूरत भी थी और मेरे सर पर मेरी माँ भी नहीं थी। अगर मैं मेरी माँ के नाम से ही काम शुरू करती तो जल्द ही मेरा नाम बन जाता और ज़िंदगी आसान हो जाती। यही सोचकर मैंने हाँ कर दी और उस आदमी के साथ चल पड़ी। उसके बेटे की शादी थी। वो कोई बड़ा जमींदार था। वहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए थे। मैंने बेबाकी से नाचना शुरू कर दिया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन ये नाच मुझे मेरी नई जिंदगी दिलाने वाला था। ये सोचकर मैं नाचती रही। फिर वो आदमी सुबह का सूरज निकलने के समय मुझे नोटों से भरकर मेरे घर छोड़ दिया गया। मैं एक ही रात में इतना पैसा कमा लाई थी कि जितना मेरी शरीफ इंसान के पूरे महीने की मेहनत करके भी नहीं कमा पाता। और इसीलिए मैं अपने काम में पक्की हो गई और मैंने सोच लिया कि अब मैं यही काम करूँगी। मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी, इसीलिए मुझे अपनी माँ की जैसे जगह लेने लगी। मैं ज़्यादा समय नहीं लगा था। मैंने सारी ज़िंदगी अपनी माँ को नाचते देखा था, इसीलिए मेरे पैर में भी उसी तरह थे। मैं जिस महफिल में जाती उसकी जान बन जाती। लेकिन यह काम मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मर्द बहाने बहाने से मेरे करीब आते। मैं नाचने लगती तो वो मुझे छूने की कोशिश करते। वो अपने कमरे में मेरा नाच रखवाते और कभी कभी तो ज़बरदस्ती से मेरे फ़ोटो खिंचवाने और बहाने से मेरे पास आ जाते कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे इस काम में भी पैसे मिलते थे। मैं भी अपनी माँ की जैसी ही होती जा रही थी। सारा सारा दिन सोई पड़ी रहती और सारी रात महफिल में खूब रौनक लगाती। मेरे पास बहुत पैसा आ गया था, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वो सुकून मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं रहा था। हर वक्त मेरी अंतरात्मा बेचैन रहती और मुझे समझ आ गया था कि मेरी माँ मुझे इस काम से क्यों दूर रखना चाहती थी। मैंने उसे भी इस तरह बेचैन और तड़पते हुए देखा था। शायद मेरी माँ भी यही काम से खुश नहीं रहती थी। खैर, अब इस काम के सिवा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए बड़ी मजबूरी में ही सही, लेकिन मैं ये काम कर रही थी। और फिर एक दिन कमिश्नर के बेटे की शादी थी। शादी से एक दिन पहले रात मर्दों की महफिल रखी गई थी और इस महफिल में मुझे ख़ास तौर पर बुलाया गया था। मैं तैयार होकर इंतज़ार कर रही थी कि मेरे लिए कोई गाड़ी आएगी, क्योंकि मुझे भी महफिल में बुलाया था तो घर से लेकर और घर पर ही छोड़कर जाता। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जल्दी से ताला लगा कर निकल पड़ी। देखा तो एक पुलिस वाला मुझे लेने के लिए खड़ा था। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर नज़रें चुरा लिया था। शायद वो मेरी खूबसूरती से नज़र चुरा रहा था। फिर मेरे पैसे की वजह से उसे मुझसे नफ़रत महसूस हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उसके साथ गाड़ी में बैठकर चल पड़ी हूँ। सारा रास्ता खामोशी से गुजर गया। वो बहुत ही हैंडसम पुलिस ऑफिसर था। मेरी नज़र बार बार उसके ऊपर पड़ रही थी। अगर ऐसे इज़्ज़तदार पुलिस वाले किसी औरत की ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो वो कितनी भाग्यशाली होगी। यही बात मेरे दिलो दिमाग पर चलने लगी थी। एक पुलिस वाले पति के साथ तो औरत बड़ी ही सुरक्षित होती होगी। मैं तो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं थी। हर महफिल में न जाने कितने ही मर्द मेरे साथ ऐसे कुछ हरकत कर जाते जिसे बताते हुए भी मुझे शर्म आती थी। मैं महफिल में पहुंची तो मुझे देखकर हर कोई तालियां बजाने लगा। हर तरफ की सीटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। खूब ज़ोर शोर से
गाने चलाए गए और फिर मेरे नाचने से वहाँ मौजूद एक इंसान हर झूमने लगा। लेकिन अगर कोई इंसान चुपचाप था तो वो पुलिस ऑफिसर था, जो काफ़ी दूर खड़ा था, बस मुझे ही देख रहा था। लेकिन ना ही उसके चेहरे पर कोई खुशी थी और ना ही कोई जोश, वो बिल्कुल ही खामोश था। और जिस तरह से वो मुझे देख रहा था, ऐसा लग रहा था उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है। नाचते नाचते भी मैं उसकी तरफ देखे जा रही थी और दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई थी। वाकई वो मुझे बहुत शरीफ और अच्छा इंसान मालूम हो रहा था। शायद वो अपनी ड्यूटी की वजह से यहाँ मौजूद था, क्योंकि ये कमिश्नर की बेटी की शादी थी, इसीलिए वह इस सब का हिस्सा था। ऐसे ही सुबह हो गई और फिर जब वो मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर तक लाया था तो मुझे उतरते हुए कहने लगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहा कि इसके सिवाय मुझे ना ही कोई काम आता है और ना ही दुनिया मुझे कोई काम करने देती है। मैं घर में दाखिल हो गई थी और वापस चला गया था। मेरे दिलो दिमाग में उसकी परछाई बैठ गई थी। मैं सोच रही थी कि क्या पता अब मैं कभी उसे देख सकूंगी या नहीं। और फिर अगले ही दिन शायद शाम के मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने देखा कि फूलों के गुलदस्ते के साथ कीमती उपहार था। मैं हैरान हुई कि यह किसने भेजा है और जब खोलकर देखा तो उसमें कार्ड में लिखा था, हिंदी में लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत पढ़ सकती थी। इसमें लिखा था कि आप पर ये चीज़ें शोभा देती है, लेकिन महफिल में नहीं, तन्हाई में। खुद ब खुद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, क्योंकि इन शब्दों ने मुझे बता दिया था कि ये उपहार किसने भेजा है। मेरा दिल खुशी से खिल उठा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी बंजर जिंदगी में बहार आ गई। मैंने उसको उठाया और वो पायल थी। मैंने जल्दी से उसे अपने पैरों में पहन लिया। काश ये इंसान मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता और हमेशा के लिए मुझे अपना लेता। मैंने दिल पर ये प्रार्थना की थी और शायद प्रार्थना कबूल भी होने का ही कोई पल था, क्योंकि उस दिन के बाद से इस तरह के उपहार आने शुरू हो गए थे। और फिर एक दिन वो खुद चला आया। उसे देखकर मेरी खुशी का सीमा नहीं थी। हम दोनों के मुलाकातों का न रुकने वाला था, सिलसिला शुरू हो गया था। वो चाहता था कि मैं इज्जत की ज़िंदगी गुजारूं और इस नाच गाने से निकल जाऊं। मैं भी यही चाहती थी, इसीलिए मैंने उससे शादी की बात की और वो शादी के लिए तैयार हो गया। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता था कि मुझे हमेशा के लिए सुरक्षा मिलने वाली थी। और फिर एक दिन उसने चुपके से मुझसे शादी कर ली। मैं अब उसके घर जाना चाहती थी और इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। उसने कहा कि वो अगले ही दिन मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैंने अपना सारा घर लॉक किया, कुछ ज़रूरी सामान बांधा और उसका इंतज़ार करने लगी। रात के अंधेरे में वो मुझे लेने के लिए आ गया। वह मुझे लेकर एक बहुत दूर दराज इलाके में पहुंच गया। वहाँ एक छोटा सा घर था। मैं उसके अंदर दाखिल हुई तो कुछ हैरान हुई, क्योंकि वहाँ कई सारी लेडीज पुलिस बैठी हुई थी। घर के अंदर लेडीज पुलिस को देखकर मैं हैरान हो गई। मेरे पति तो मेरे पीछे अंदर ही नहीं आया था, वो गाड़ी लॉक करने के लिए रुका था। वो पुलिस वाली औरतें जब मुझे से ज़बरदस्ती एक कमरे में ले गई और फिर मेरी जान निकल गई। मेरी चीखों से सारा घर गूंज उठा था। 2 घंटे तक मैंने तकलीफ़ में गुजारे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो अपनी खुशी से अपने आप को सुरक्षा देने के लिए पीयूष से शादी की थी, लेकिन ना जाने वो कहाँ चला गया था, मुझे इन औरतों के सहारे छोड़ गया था। औरतें मुझे टॉर्चर कर रही थी और मुझसे ऐसे सवाल कर रही थी जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। मैं उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकी तो उनमें से एक लेडीज इंस्पेक्टर ने किसी को फ़ोन मिलाया और कहने लगी कि पीयू से लड़की इतनी सीधी नहीं है कि तुम इसे मासूम कह रहे थे। ये बेजुबान खोलने भी तैयार नहीं है। इस पर हर तरह का टॉर्चर कर चुके हैं। अब तुम आकर इसकी जुबान खुद खुलवाओ। उस औरत के मुंह से पीयूष का नाम सुनकर मेरा माथा ठनका और मैं सोचने लगी कि पीयूष आखिर मुझसे क्या चाहता है। उसने मुझसे शादी क्यों की थी? मुझे तो लगा था कि वो मुझसे प्यार करता है, इसीलिए उसने मुझसे शादी की। मगर अब मुझे समझ आ रहा था कि असल बात कुछ और ही थी। पिछले 2 घंटे से वो औरतें मुझसे जिस तरह से सवाल कर रही थी, मुझे उनका जवाब मालूम नहीं था
और अगर पीयूष भी मुझसे यही जानना चाहता था तो मैं भी उसको कोई जवाब नहीं दे सकती थी। कुछ देर गुजरी कि कमरे का दरवाजा खुला। पीयूष अंदर दाखिल हुआ और उसने उन औरतों को बाहर जाने का इशारा किया। वो 6 की 6 औरतें बाहर निकल गई। पीयूष मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। अगर तुम इन औरतों को सीधी तरह से हर बात बता देती तो तुम्हें इतना टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, इसीलिए यहाँ से चला गया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी जिद्दी निकलोगी कि इनके किसी सवाल का जवाब नहीं दोगी। मैंने रोते हुए पीयूष से कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया। शादी के नाम पर तुमने मुझसे इन औरतों के हवाले कर दिया। यह क्या पूछना चाहती हैं, मुझे सच में नहीं पता। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन सा राज है जो ये मुझसे उगलवाना चाहती हैं। मैं तो इज्जत जिंदगी गुजारना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारे प्यार में खुद को तबाह कर बैठी। लेकिन तुमसे अच्छे तो वो मर्द हैं जो मुझे पैसा देकर नाचने के लिए बुलाते हैं। कम से कम वो मेरे ऊपर भरोसा तो नहीं तोड़ते। मेरी बात सुनकर पीयूष कुछ पलों के लिए चुप हो गया। मेरे जख्मों से निकलते हुए खून को उसने अपने हाथों को पकड़ के रुमाल से पोंछा और कहने लगा कि मैं भी सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अपने फ़र्ज और जिम्मेदारियों की वजह से मजबूर हूँ। मुझे तुम्हारे पीछे इसीलिए लगाया गया था ताकि मैं तुमसे वो राज हासिल कर सकूँ जो राज तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुम्हें बताया था। लेकिन तुम भी अपनी माँ की तरह ही बहुत पक्की हो। मैंने पीयूष से कहा कि मुझे सच में नहीं मालूम कि तुम लोग किस फाइल की बातें कर रहे हो। ना ही मैं अपनी माँ के पास कोई भी लाल रंग की फाइल देखी है और ना ही मेरी माँ पढ़ी लिखी थी। हम किसी के घर कोई फाइल क्यों चुरा के रखते होंगे, मुझे नहीं पता। हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। हम नाचने वाली ज़रूर हैं मगर चोर नहीं हैं। मेरी बात सुनकर पीयूष हंसा और कहने लगा, तुम्हारी माँ इतनी सीधी नहीं थी जितना कि तुम कह रही हो। वो बहुत ही शातिर थी। बड़े बड़े लोगों के घरों में नाचने के लिए जाती थी और उनकी कमजोरियों को अपनी मुट्ठी में दबा लेती थी। ऐसे ही एक वक्त में उसने मिनिस्टर के घर में बहुत अहम फाइल चुरा ली थी। शादी के घर में कोई और उस पर नज़र न रख सका और वो इतनी अहम फाइल चुराकर भाग निकली कि वो फाइल में बहुत अहम खुफिया दस्तावेज हैं जो सरकारी हैं। अगर वो फाइल नहीं मिली तो बहुत मुसीबत होगी, इसीलिए हम वो फाइल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर गया था उस दिन मुझे पता चला कि तुम सितारा की बेटी हो, इसीलिए मैंने जानबूझकर तुमसे मोहब्बत का ढोंग रचाया ताकि बातों बातों में तुमसे फाइल के बारे में मालूम हो सके। मैंने बहुत बार तुमसे पूछना चाहा लेकिन तुम हर बार ही बात को ख़त्म कर देती थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली ताकि मैं तुमसे राज उगलवा सकूं। लेकिन अगर ऊपर से दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमें फ़ाइल के बारे में फ़ौरन जानना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने तुम्हें इन लेडीज़ पुलिस ऑफिसर्स के हवाले कर दिया था। अगर उन्हें हमारी शादी का पता ना होता तो ये तुम पर इससे भी ज़्यादा टॉर्चर करती और ये राज उगलवा लेती। अब तुम खुद मुझे बता दो कि वह लाल फाइल कहाँ है ताकि तुम्हारी जान छूट जाए और मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं। पीयूष ने बहुत मोहब्बत से मेरे गालों पर हाथ फेरा तो मेरी आंखों से आंसू टपकने लगा। मुझे सच में किसी फाइल के बारे में मालूम नहीं था तो मैं उससे क्या बताती। मुझे तो यही नहीं पता था कि मेरी माँ ऐसी वैसी भी कोई हरकत कर सकती है। मैंने तो कभी उसे कोई सामान लाते नहीं देखा था। पीयूष के हर बार पूछने पर मैंने उसे यही जवाब दिया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा दे मारा और कहने लगा कि अगर तुमने ये राज ना बताया तो मैं तुम्हें तलाक देना ही होगा और तुम फिर जेल की सलाखों के पीछे होंगी। यह सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और इस डर से कहीं कि वो मुझे तलाक न दे दे मैंने झूठ कह दिया कि मुझे उस फाइल का पता है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। मैंने उससे कहा कि मेरी माँ वो फाइल चुराई ज़रूर थी लेकिन वो उस फाइल को घर नहीं लाई थी बल्कि उसने रास्ते में ही वो फाइल किसी को दे दी थी। वो कौन था और मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया
ये मैं नहीं जानती। मैंने पूरी तरह झूठ कह रही थी, अपनी जान बचाई थी ताकि मेरा रिश्ता बच जाए। मैं उस नाच गाने वाले माहौल में दोबारा नहीं जाना चाहती थी। लोगों की नज़रों में अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं पीयूष के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती थी। मेरे मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद पीयूष ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर ले गया, अपनी माँ से मिलवाया और मैं इज्जत की ज़िंदगी गुजारने लगी। मेरे ससुराल वालों को नहीं पता था कि पीयूष मुझे कहाँ से लाया है और मैं क्या काम करती थी। मेरी और पीयूष की शादी के 1 महीना ही गुजरा था कि एक दिन मैं अपना घर पूरी तरह खाली करने के लिए गई, क्योंकि मकान मालिक चाहता था कि मैं घर की चाबी उसे वापस कर दूं और वो घर किसी नए किराएदार को देना चाहता था। मैं घर पहुंची तो सारा घर उल्टा पड़ा हुआ था। मैं जानती थी कि ये काम पीयूष या उसके साथियों का ही है, इसलिए खामोशी से अपना ज़रूरी सामान समेटने लगी। अपनी माँ की यादों को एक जगह इकट्ठा करते हुए अचानक ही मुझे अपनी माँ की एक बात याद आ गई। मेरी माँ ने मरते समय मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझसे कहा था कि ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन जब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने एक बहुत कीमती चीज़ हासिल की है जिसकी वजह से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। उस वक्त माँ को वो बात मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन आज माँ के सामान को समेटते हुए अचानक ही यह बात मेरे दिमाग में आई थी कि माँ कहीं उस फाइल के बारे में तो बात नहीं कर रही थी। उस फाइल में ऐसा क्या था कि माँ के सारे पाप धुल जाते, क्योंकि एक फाइल को हासिल करने के लिए मिनिस्टर साहब ने पूरी पुलिस फोर्स को मेरे पीछे लगाया था। यही सब सोचते सोचते मैंने माँ का ज़रूरी सामान बांध लिया और बाकी सब कुछ उसी वक्त कबाड़ वाले को बुलाकर बेच दिया। घर पूरी तरह खाली हो गया था। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी याद आए तो अपने पिता की फ़ोटो के सीने से लगा लेना। मैंने दीवार पर लगी पिताजी की फ़ोटो पर नज़र डाली, जो सालों से एक ही जगह पर टिकी हुई थी। मैंने कभी पिताजी के फ़ोटो को सीने से नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे अपने पिता से बिल्कुल प्यार नहीं था। मैंने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं था, लेकिन आज माँ के बहुत याद सता रही थी, इसीलिए मैंने वो फ़ोटो उतार कर अपने सीने से लगा लिया। लेकिन उसी वक्त मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस फ़ोटो के पिछले हिस्से में कुछ कागजात लगे हुए थे। फाइल तो नहीं थी, लेकिन कुछ कागजात थे। मैंने जल्दी से वो सारे कागज छुपा दिए। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि ये सब लोग मिलकर यही ढूंढ रहे थे। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, बस थोड़ी बहुत हिंदी ही आती थी, मगर इन कागज़ों में अंग्रेजी में लिखा था, लेकिन मुझे जानना था कि इन पर क्या लिखा हुआ है। इसीलिए मैं खामोशी से अपने घर से निकली, ताला लगाया और अपनी पुरानी दोस्त के पास पहुंच गई, जो बहुत पहले मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। कभी कभार वो मुझसे मिल जाया करती थी, लेकिन अपने घर वालों से डर के वजह से उसने मुझसे कोई गहरा संबंध नहीं बनाया था। इत्तेफाक था कि उस वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था, वह अकेले ही थी। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। उसे मेरी शादी की खबर मिल चुकी थी। मैंने जल्दी से उसे वो कागज़ दिखाए और कहा कि मुझे पढ़कर बताओ कि उस कागज़ में क्या लिखा है। मेरे कहने पर उसने तेज आवाज़ में पढ़ना शुरू किया और मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, जिनमें मिनिस्टर के सारे काले कारनामों की गठरी थी। अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठाकर मिनिस्टर लड़कियों का कारोबार कर रहा था। इस बात की खबर मेरी माँ को ही हो गई थी। मेरी माँ ने वो फाइल चुरा ली जिस पर सारी बात लिखी हुई थी कि लड़कियों को अब कब कहाँ अगवा करना है और कहाँ पहुँचाना है। मेरी माँ अपने नाचने के काम को पसंद नहीं करती थी, लेकिन बहुत मजबूरी में वो ये काम कर रही थी। और जब उसे ये लगा कि वह कुछ ही दिनों की मेहमान है तो अपने आप को पाप धोने के लिए तो ये रास्ता नज़र आया और उसने ये फाइल चुरा ली ताकि पुलिस के हवाले कर सके। लेकिन उससे पहले ही वो इस दुनिया से चली गई। और अब मैं जान गई थी कि अगर ये फाइल पुलिस वाले को मिल गई तो भी कोई मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कानून सच में ही अंधा होता है। गुनहगार को सज़ा नहीं मिलती थी और बेगुनाह को जेल से निकलना मुश्किल था।
मैं बहुत सोच समझकर अपने दोस्त की मदद से इन तमाम कागजात की वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया और फिर वह फाइल लेकर मैं अपने पति के पास आ गई। पीयूष मुझे देखकर कहने लगा कि तुम कहाँ चली गई थी। मैंने वो फाइल उनके हाथ में पकड़ाई और उनसे कहा कि आप जिस चीज़ का पता मुझसे पूछ रहे थे वो ये है, अब अगर आप सच में ही ईमानदार हैं तो मिनिस्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाइए। वो सब पढ़कर पीयूष भी शॉक्ड हो गए थे। उन्हें ये बताया था कि ये बहुत अहम कागजात और इसके खोलने की भी अनुमति नहीं है, लेकिन जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने सारे कागजात खुद चेक किए। उन्होंने मिनिस्टर साहब के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली। अब आगे इस मामले में क्या होगा क्या नहीं, हम दोनों नहीं जानते। पीयूष पर ऊपर से बहुत प्रेशर है कि इस मामले को दबा दिया जाए, लेकिन वह ईमानदारी से अब तक अपने फैसले पर डटा है। लेकिन उन्हें कब तक अपने पैरों पर खड़ा रहने दिया जाएगा ये भी नहीं जानती। हमारे मुल्क में ईमानदारी से नौकरी करने को इस कदर मुश्किल बना दिया गया है कि अगर कोई इंसान सही रास्ते पर चलना भी चाहे तो उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। शायद इसीलिए मुल्क में ना ही चैन शांति रही और ना ही इंसाफ।